हमारी क्लास है वो फ्री डेमो क्लास फॉर DSM-5 कोर्स का है, ठीक है। तो आफ्टर ईद इंशाल्लाह हम जल्दी क्लासेस स्टार्ट करेंगे DSM-5 कोर्स की, ठीक है। तो डेमो क्लास का बेसिक मकसद ये था कि आपको बताना था कि हम क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएंगे, कौन कौन से एरियाज़ को हम इंशाल्लाह कवर करेंगे अपने DSM-5 के कोर्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी हाउ नाउ है अगर किसी की अबाउट DSM, तो अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं। पहले पढ़ा हुआ है या आप लोगों को कुछ हाव नाउ है इसकी DSM-5 की या DSM की, तो अपना माइक अनम्यूट करें और बता सकते हैं, फिर देन हम स्टार्ट करें। ओके जी, चलें हम स्टार्ट लेते हैं DSM-5 से। तो DSM-5 बेसिकली हमारे पास है क्या, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो DSM हमारे पास ऐसी बुक है, ठीक है, जिसमें मेंटल या साइकोटिक, न्यूरोटिक, मूड, स्लीप, ईटिंग, ये सारे डिसऑर्डर्स हैं हमारे पास, ठीक है। इन लिस्ट किए गए हैं, उनके स्पेशल कोडिंग है, बताया गया है कि जी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, साइकोटिक डिसऑर्डर कौन से हैं और न्यूरोटिक डिसऑर्डर कौन से हैं, मूड डिसऑर्डर कौन से हैं। तो DSM-5 एक ऐसी बुक है, DSM-5 5 जब 7 नंबर लिखा हुआ है तो वो इसकी रिवीजन के हिसाब से लिखा हुआ है। फर्स्ट ICD थी, ICD की वर्जन चलती गई, उसके बाद फिर DSM-5 1 2 3 4 और फिर 2013 में DSM-5 इंट्रोड्यूस करवाई गई, जिसमें रिवीजन होती रही डिसऑर्डर्स की, उनको कैटेगराइज किया गया है डिसऑर्डर्स को, ठीक है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कौन से हैं, साइकोटिक डिसऑर्डर कौन से हैं, न्यूरोटिक कौन से हैं, उसके साथ साथ मूड डिसऑर्डर कौन से हैं। तो ये सारा हम वन बाय वन आज मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगी, साइकोटिक और न्यूरोटिक में क्या डिफरेंस है, मूड डिसऑर्डर्स कौन से हैं, उसके साथ स्लीप, ईटिंग, ये मोस्टली हम लोग ये सुनते रहते हैं कि जी फ़लाँ को ये बीमारी है, फ़लाँ को, लेकिन हम लोग उसको बहुत ज़्यादा लाइट ले लेते हैं, हम उसकी तरफ जाते ही नहीं हैं। या अगर हम बैठे हुए हैं क्लिनिक में हैं या फिर वैसे हम लोग अगर साथ पढ़ भी रहे हैं तो वहाँ पे हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे होते हैं, प्रैक्टिकली नहीं परफॉर्म कर रहे होते। तो इंशाल्लाह जो हम नई क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप लोग प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करेंगे, ठीक है, और आप ये लर्न करेंगे कि किस तरह से हम साथ में टूल्स एंड टेक्निक को साथ लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट लेते हैं हम लोग DSM-5 के इंट्रोडक्शन से। तो DSM-5 की जो बुक है वो बेसिकली मेंटल हेल्थ एंड ब्रेन रिलेटेड कंडीशंस के बारे में, ठीक है। मेंटल हेल्थ यानी कि सबसे पहले तो बताया गया है कि जी मेंटल हेल्थ, व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ बेसिकली क्या है, मेंटल हेल्थ वो हमारी एक्टिविटीज़ जिसमें हम लोग फुलफिल परफॉर्म कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग आ जाती है, परसेप्शन होती है, हमारी कॉग्निशन होती है, ठीक है। तो फुली फंक्शनिंग पर्सन वही होता है जिसकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले मेंटल हेल्थ के बारे में आ गया है। तो जब भी कोई साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, मूड डिसऑर्डर होते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा या जो हमारी सराउंडिंग में होती है वो हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ में जिस तरह साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं, साइकोटिक डिसऑर्डर सबसे पहले आ जाते हैं DSM-5 की, अगर हम कैटेगराइजेशन देखें तो सबसे पहले आते हैं जी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कौन सी एज में डायग्नोस किए जाते हैं, उसके बाद न्यूरोटिक कौन सी एज में डायग्नोस किए जाते हैं, और साइकोटिक। तो फर्स्ट हम आज देखते हैं कि जी न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होते क्या हैं और वो कौन सी एज में डायग्नोस किए जाते हैं और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो न्यूरोटिक डिसऑर्डर बेसिकली हमारे न्यूरॉन्स की इम्बैलेंस की वजह से होते हैं, ठीक है। अगर हम सबसे पहले इसकी एटियोलॉजी देखें, एटियोलॉजी मीन कॉजेज अगर उसकी देखें तो ब्रेन इंजरी हो सकती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकती है, हेड इंजरी, उसके साथ ड्यूरिंग डिलीवरी हो सकती है, ठीक है। अच्छा जी, मदर अगर कोई अल्कोहल वगैरह यूज़ कर रही हैं, यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन वैसे जो है कि मदर की अगर माल न्यूट्रिशन है उसकी वजह से हो सकती हैं।
उसके साथ साथ ये सारी एटियोलॉजी होती है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में। अब जो इसमें ये चाइल्डहुड में डायग्नोस किया जाता है, बच्चों के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। बच्चों में सबसे पहला जो इस न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की लिस्ट में जो सबसे पहला आता है वो है, अच्छा जी, न्यूरो डेवलपमेंटल में जो आता है वो सबसे पहला है मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर साथ में स्क्रीन के साथ शो कर दें तो आपको इसके नोट्स भी मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ठीक है। और साथ साथ मैं आपको आप लोग लिखते भी जाएं, मैं आपको सॉफ्ट में बुक भी सेंड कर दूंगी ग्रुप में, ठीक है। इंशाल्लाह जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास थी तो इसलिए हम जनरल ओवरव्यू लेंगे सारे डिसऑर्डर्स का, ठीक है। तो हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की बात कर रहे थे, तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जिसमें बच्चा मेंटली रिटार्डेड होता है, उसकी कॉग्निशन, डिसीजन मेकिंग, उसकी मोटर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है, ठीक है। और उसकी दो कैटेगराइजेशन है, एक है जी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में दो टाइप्स फर्दर आ जाती हैं। एक तो उसकी कॉग्निटिव हेल्थ या अफेक्ट हो रही है होती है, दूसरी उसकी जो डेली लाइफ फंक्शनिंग होती है ये अफेक्ट होती है, ठीक है। अब कॉग्निटिव अगर हम बात करें तो उसमें आ जाती है डिसीजन मेकिंग, आ जाती है परसेप्शन, आ जाती है। आपने इस तरह के बच्चे देखे होंगे उसका, अच्छा, और मेन बात उनका जो आईक्यू लेवल होता है वो नॉर्मल बच्चों से बिलो एवरेज होता है, ठीक है। और उसके साथ प्रोफाउंड होता है। अच्छा, इसमें जो है आ जाता है कि जी एवरेज, बिलो एवरेज, प्रोफाउंड, ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर। तो उसकी डिफरेंट रेंज दी जाती हैं। उसमें हम स्पेशल टेस्ट यूज़ करते हैं जिसमें आ जाता है SPM, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिफरेंट IQ एबिलिटी टेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं, वेशलर के स्केल यूज़ करते हैं ताकि हम लोग उनको डायग्नोस कर सकें। उसके बाद आ जाती है, अगर टेक्निक्स की बात करें न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में, कि हम लोग ट्रीटमेंट प्लान के साथ बताते हैं, तो सबसे पहले हम उनके स्वेरिटी लेवल को चेक करते हैं, आया वो माइल्ड है, मॉडरेट है, प्रोफाउंड स्वेयर है या प्रोफाउंड है। माइल्ड में तो हम उनकी फैमिली सपोर्ट की वजह से या उसके उनके जो मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनकी हेल्प से वो जो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं उनको अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। मॉडरेट लेवल पे भी उनको मेडिकेशन के साथ साथ फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत होती है। प्रोफाउंड में तो टोटली वो डिपेंडेंट होते हैं अपनी फैमिली के ऊपर। और इसके साथ जो कोमॉर्बिडिटी आ जाती है, ऐसे बच्चों में फिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं उनको, ठीक है, सीवियर होने के चांसेस हो सकते हैं, जर्नलाइज एपिलेप्सी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं इस तरह के बच्चों में, ठीक है। अब हम सेकंड अगर इसी में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में देखें तो लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी के ऊपर मैंने एक वेबिनार भी कंडक्ट किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस किस तरह की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, जिसमें डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, ठीक है, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, ठीक है, और अदर मोटर डिफ़िकल्टीज़ उसमें उनमें आ सकते हैं, ठीक है। उसके साथ हम देखते हैं कि जी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स में बच्चों की लैक ऑफ कम्युनिकेशन, उसके साथ साथ लैक ऑफ आई कॉन्ट्रैक्ट, रिपीटेटिव बिहेवियर, ये सारे उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये जितने भी ये सारे हैं उसके साथ आ जाता है जी ऑटिस्टिक आ जाते हैं, ADHD आ जाता है। ये सारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से होते हैं। सबसे पहले मैंने इसकी आपको एटियोलॉजी बताई है, ठीक है। अब जितने भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं इनको डायग्नोस करने के लिए स्पेशल टेस्ट बनाए जाते हैं जो हम इंशाल्लाह जैसे जैसे हम कवर करेंगे तो उसके साथ साथ हम इनको पढ़ेंगे भी। अब इनका जो कोडिंग सिस्टम होता है, मैं हर कैटेगरी के साथ साथ आपको कोडिंग सिस्टम के बारे में भी बताऊंगी कि कोडिंग सिस्टम किस तरह से हम लोग लिखते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ प्रैक्टिशनर्स इस तरह से करते हैं कि जी पूरे डिसऑर्डर का, जिस तरह से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है तो इसको लिखने में टाइम कंज्यूमिंग है तो वो साथ में कोड दे देते हैं, ठीक है। अब वो जो कोड्स होते हैं वो कोडिंग सिस्टम कहाँ से आया है? अब कोडिंग सिस्टम इनका कहाँ से आया है? ICD मीन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। अब वहाँ से इनको कुछ ICD 9 से कोड लिए गए हैं और कुछ ICD 10 से लिए गए हैं।
और ये स्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड आप लोग इसमें भी पढ़ेंगे, स्पेसिफाइड कौन से होते हैं, अनस्पेसिफाइड कौन से होते हैं, और कोमॉर्बिडिटीज़ क्या होती हैं। अब उसके साथ अगर हम नेक्स्ट पे जाएं, न्यूरो डेवलपमेंटल के बाद जो डिसऑर्डर आते हैं वो आते हैं जी न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स। न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए न्यूरोसिस क्या है। तो न्यूरोसिस ऐसे ब्रेन की माल फंक्शनिंग को कहते हैं जिसमें हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी इम्बैलेंस की वजह से आते हैं, और ये हमारे पास यंग अडल्ट्स में हम इनको डायग्नोस करते हैं, बच्चों में भी होते हैं। अब इसमें जो सबसे पहला न्यूरोटिक में आ जाता है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। सबसे पहले न्यूरोटिक में हम एंजाइटी डिसऑर्डर की कैटेगरी को देखते हैं, तो उसमें आ जाते हैं जी सबसे पहला जो एंजाइटी डिसऑर्डर में आता है, एंजाइटी डिसऑर्डर इज द वन मेजर टाइप ऑफ न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स। तो उसमें जो पहली कैटेगरी है वो है जी जनरल सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर्स। आपने देखा होगा कि बच्चे जो है कि अपने पेरेंट्स के बगैर नहीं रह सकते, वो डरते हैं, मतलब अकेले नहीं रह सकते, जो भी उनके जो क्लोज रिलेशंस होते हैं वो उनके बगैर नहीं रह सकते। तो अब इनकी एटियोलॉजी क्या हो सकती है, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है। अब ये बिहेवियर की तरफ जा रहे हैं। अब हम इसको नहीं कह सकते कि जी ब्रेन इंजरी की वजह से सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है या इस तरह की कोई, हाँ अगर पेरेंट के साथ कोई इस तरह का ट्रॉमेटिक इवेंट कह सकते हैं, हेड इंजरी नहीं कह सकते, ठीक है। तो उसमें जो है कि बच्चे सेपरेट होने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। और उसके बाद सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है, जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है। और सर ने जो पहला एक वेबिनार हुआ था फियर के ऊपर हुआ था, तो एंजाइटी के ऊपर भी हुआ था। तो एंजाइटी बेसिकली वो है जिसमें हम देखते हैं कि जी एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस, यानी कि अब उनको हो नहीं रहा है कि वो किसी से दूर हो रहे हैं, लेकिन एक जो उनके साथ ट्रॉमेटिक इवेंट गुजर चुका है, वो बार बार अगर थोड़ा सा भी कोई और इवेंट होगा तो वो उसके साथ उसको ज्वाइन करना शुरू कर देंगे कि हाँ जी पहले अगर इस तरह से होता है तो दोबारा इस तरह से होगा। नेक्स्ट हम एनजाइटी को जो मेजर करते हैं, एनजाइटी डिसऑर्डर्स को जनरलाइज एनजाइटी स्केल है, ठीक है, हम जिसमें जनरलाइज आइटम्स को मेजर करते हैं, उसमें स्पेसिफिक आपको क्राइटेरिया दिया जाता है। हर क्राइटेरिया में सबसे पहले जो भी डायग्नोसिस करते हैं हम लोग, अब उस डायग्नोसिस में जो हम मेन चीज़ देख रहे होते हैं उसका हम देखते हैं टाइम ड्यूरेशन 3 मंथ या 6 मंथ। मोस्टली जो हम लोग देखते हैं जो टाइम ड्यूरेशन है वो 6 मंथ, मैक्सिमम 6 मंथ और मिनिमम 3 मंथ्स होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ जितना भी क्राइटेरिया दिया जाता है उस क्राइटेरिया के एटलीस्ट 5 सिम्टम्स होना मस्ट प्रेजेंट हैं। और उसके साथ ये देखा जाता है कि उनकी जो डेली लाइफ फंक्शनिंग है वो अफेक्ट हो रही है या नहीं हो रही। और ये भी देखते हैं कि कोमॉर्बिडिटी यानी कि किसी और बीमारी की वजह से तो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर तो नहीं हो रहा। अगर बच्चा है फॉर एग्जांपल बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, तो बीमारी की सूरत में भी बच्चे ज़्यादातर अपनी मदर के साथ रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को देखा जाता है। उसके साथ ये भी हमारे पास आ जाता है न्यूरोटिक डिसऑर्डर में। न्यूरोटिक के बाद ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये भी एक तरह की एंजाइटी की ही वजह, जब एंजाइटी ज़्यादा आगे डेवलप होती है तो वो ही आगे चेंज होते जाते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अब इसमें चेकिंग, नंबरिंग, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब इसमें भी आ जाता है ट्रिक्टोटेलोमीनिया है, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है, ये सारे आते हैं ओसीडी में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में। अब जब हम इनको डायग्नोस कर रहे होते हैं तो इनमें भी हम लोग इनके सिम्टम्स देखते हैं। इनमें भी हम लोग इनके सिम्टम्स देख रहे होते हैं कि आया कि ऑब्सेशन के साथ कंपल्शन भी है या नहीं है। ऑब्सेशंस मीन्स होती हैं जो हमारी थॉट्स या रिकरेंट थॉट्स आती हैं, और कंपल्शन हमारे बिहेवियर, रेपिटेटिव बिहेवियर को कहते हैं, ठीक है। तो अब ओसीडी को भी मेजर करने के लिए क्वेश्चनेयर बनाया जाता है, ठीक है। हम चेक करते हैं कि जी ऑब्सेशन उनकी नंबरिंग की है, चेकिंग की है, वॉशिंग की है, ठीक है, चेक एंड बैलेंस की है,
क्लीनिनेस की है, तो हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं। उसके साथ साथ फिर हम उनका देखते हैं कंपल्सिव बिहेवियर भी है या नहीं, यानी कि जो उनको ऑब्सेशंस आ रही हैं उसके ऊपर वो कंपल्सिव बिहेवियर भी है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए भी इसका स्पेशल टेस्ट होता है, हम उसके ज़रिए मेजर करते हैं। अब जो थेरेपीज अप्लाई करते हैं उसमें हमारे पास सीबीटीज आ जाती हैं, बिहेवियरल थेरेपी आ जाती है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स आ जाती हैं, ठीक है। तो जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो फिर मैं आपको सिखाऊंगी कि हम किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन टेक्निक्स को, इन टूल्स को, ट्रीटमेंट प्लान्स कैसे बनाते हैं, आया कि यहाँ पे भी जब हम डायग्नोसिस कर रहे होते हैं, क्वेश्चनर अप्लाई कर रहे होते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि जी उनका स्वेरिटी लेवल क्या है, माइल्ड है, मॉडरेट है या स्वेयर है। उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास जो इसमें आ जाता है, सबसे पहले एंजाइटी था, उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। उसके साथ हमारे पास आ जाता है जी सोमैटिक डिसऑर्डर। अब सोमैटिक डिसऑर्डर, सोमैटिक एंजाइटी डिसऑर्डर। अब सोमैटिक डिसऑर्डर कौन सा होता है, जिसमें हमारी बॉडी से रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि अपनी बॉडी के अंदर उनको इस तरह का लगता है कि जी उनका कोई और ऑर्गन जो है कि ओमिट हो गया, यानी कि ऑर्गन किसी ने निकाल दिया या कोई और ऑर्गन ऐड हो गया है। तो इसके लिए भी स्पेशल टेस्ट होते हैं, इनका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, इनकी कोमॉर्बिडिटी देखी जाती है, टाइम ड्यूरेशन देखा जाता है, देन हम उसकी बेस के ऊपर हम क्लाइंट के ऊपर थेरेपीज वगैरह अप्लाई करते हैं। अब ये तो सारे हो गए न्यूरोटिक डिसऑर्डर, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी साइकोटिक डिसऑर्डर। अब साइकोटिक क्या है कि जी ये भी ब्रेन की डिसफंक्शनिंग की वजह से होता है, ब्रेन इंजरी की वजह से हो सकता है, हेरिडिटरी होता है। उसके साथ साथ हम इसमें देखते हैं साइकोटिक में बंदे का, जो भी हमारा क्लाइंट आता है या कोई भी है, तो उसका रियलिटी के साथ जो कांटेक्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है, उनकी परसेप्शन चेंज हो जाती है, उनकी कॉग्निशन चेंज हो जाती है, उनका लाइफस्टाइल, उनका डिसीजन मेकिंग, ये सारा। न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स जितने भी हैं उसमें जितने भी बंदे होते हैं उनको अपनी बीमारी के बारे में अवेयरनेस होती है, लेकिन जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स होते हैं उनको अपनी बीमारी के बारे में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती, ठीक है। शाउट करते हैं, इतना ज़्यादा बोलते हैं। अब उसमें जो मेजर हमारे पास आ जाता है वो है जी स्किज़ोफ्रीनिया। स्किज़ोफ्रीनिया हमारे पास साइकोटिक डिसऑर्डर है जिसमें बंदे को, अब उसके स्किज़ोफ्रीनिया में हमारे पास पॉजिटिव सिम्टम्स भी होते हैं और नेगेटिव सिम्टम्स भी होते हैं। अब पॉजिटिव सिम्टम्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स आ जाते हैं कि कुछ चीज़ ऐड हो जाती है, लाइक इंक्रीज स्पीच, यानी कि उनके बोलने की जो स्पीच होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, इररेलेवेंट टॉक्स हो जाती हैं, ठीक है। शाउट बहुत ज़्यादा करते हैं, ये हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। ये स्किज़ोफ्रेनिया में भी फर्दर टाइप्स हैं, मैं अभी आपको वो भी बताऊंगी। अब नेगेटिव जो सिम्टम्स इसके आ जाते हैं, यानी कि उनका कोई बिहेवियर ओमिट हो जाना, ओमिट मीन निकल जाना, ठीक है। पॉजिटिव सिम्टम्स में उनकी पर्सनालिटी के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड हो जाते हैं, और जब नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं तो उनके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ओमिट हो जाती हैं। उसमें साइकोसिस आ जाता है। साइकोसिस एक ऐसा साइकोटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें बंदे का रियलिटी से टोटली वो डिसकनेक्ट हो जाता है। यानी कि अगर इवन मैंने इस तरह के भी पेशेंट देखे हैं कि अगर वो खड़े हैं तो वो स्टिल खड़े रहेंगे, बैठे हुए हैं तो स्टिल बैठे रहेंगे, उनको बाहर के जो भी इन्वायरमेंट है वो उनके ऊपर अफेक्ट नहीं करता, वो इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स नहीं करते। इस तरह से स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर है, ठीक है। स्किज़ो इंड्यूस डिसऑर्डर्स है, ये सारे आ जाते हैं जी साइकोटिक डिसऑर्डर में। अब जो मूड डिसऑर्डर है, ये आज तो मैं आपको एक चीज़ भी क्लियर करूंगी, स्ट्रेस और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है। स्ट्रेस हमारे पास लाइक नॉर्मल जो हम लोग किसी एग्ज़ाम की स्ट्रेस ले लेते हैं, ठीक है, नॉर्मली हमारे वो डेली लाइफ फंक्शनिंग को इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती, वो थोड़े टाइम के लिए होती है, सही है। जिस तरह से एग्ज़ाम्स की स्ट्रेस हो जाती है, या फैमिली में कोई फंक्शन होने वाला हो तो हम उससे पहले स्ट्रेस ले लेते हैं, आया कि जी अब ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा। लेकिन डिप्रेशन इज़ समथिंग एल्स, ठीक है। डिप्रेशन हमारे पास, हम डिप्रेशन में भी जो सबसे पहला डिसऑर्डर आता है वो आता है जी मूड डिस्ट्रप्टिव डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, ठीक है। अब ये सबसे पहले 10 ईयर की एज में हम इसको डायग्नोस करते हैं। चाइल्डहुड डिसऑर्डर है जिसमें हम देखते हैं कि जी बच्चा टेम्पर आउटबर्स्ट और एग्रेशन,
अब्यूजिव टॉक्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसको भी हम लोग देखते हैं कि आया कि ये किसी ड्रग की वजह से तो इसका ऐसा बिहेवियर नहीं है, या मतलब किसी और डिसऑर्डर की वजह से उसका इस तरह का बिहेवियर तो नहीं है। सबसे पहले तो हम जब भी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख रहे होते हैं तो हम इन चीज़ों को लाजमी देखते हैं, ठीक है। ये भी आप इंशाल्लाह इसमें पढ़ेंगे। उसके साथ साथ आ जाते हैं जी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, हम इंशाल्लाह इसमें कवर करेंगे, जिसमें हम इसका जो क्राइटेरिया है वो सेम 2 वीक्स होना चाहिए। उसके साथ साथ हमारी डेली लाइफ फंक्शनिंग भी अफेक्ट होगी, और मैक्स मिनिमम हमारे पास इसके जो सिम्टम्स है वो एटलीस्ट 5 सिम्टम्स होना मस्ट होते हैं। अब हम इसके स्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड देखेंगे, माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर। अब जब भी हम लोग बीडीआई, बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि जी जो उनकी टोटल नंबरिंग है, स्कोरिंग है, वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करी है, माइल्ड में, मॉडरेट में या स्वेयर में फॉल करी गई। तो ये आप सारा कुछ प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, आपको एट द एंड असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी, ठीक है। आपको केस हिस्ट्री लेना सिखाया जाएगा, हम परफॉर्मर को किस तरह से यूज़ करते हैं, सिम्बॉलिकली किस तरह से यूज़ करते हैं, वो हम सारा इंशाल्लाह कवर करेंगे, ठीक है। इसमें परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर है। हालांकि हम इन सारी चीज़ों को बहुत लाइट ले रहे होते हैं, यानी कि पीरियड से पहले हम लाइक नॉर्मल एक चीज़ को ले रहे होते हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, होता है। लेकिन वो अगर हमारी डेली लाइफ फंक्शनिंग को अफेक्ट करी है तो वो एक नॉर्मल चीज़ नहीं होती, ठीक है। इसके बाद हम इसमें इंशाल्लाह कवर करेंगे ईटिंग डिसऑर्डर, नेक्स्ट हमारा वेबिनार भी है उसके ऊपर। तो ईटिंग डिसऑर्डर में बुलिमिया नर्वोसा पढ़ेंगे, अच्छा जी, बिंग ईटिंग डिसऑर्डर पढ़ेंगे, उसके साथ पिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे। ये सारा हम लोग इंशाल्लाह ईटिंग डिसऑर्डर में कवर करेंगे कि ईटिंग डिसऑर्डर किस वजह से होते हैं, एंजाइटी की वजह से होते हैं, बिहेवियर ऐसा हो जाता है, या हम लोग डाइट प्लान अच्छा से नहीं ले रहे होते, हमारा रेपिटेटिव बिहेवियर होता है। अच्छा जी, पर्जिंग हम पढ़ेंगे, ये सारा हम लोग ईटिंग डिसऑर्डर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद जो मेजर हम लोग एक और डिसऑर्डर कवर करेंगे वो होगा जी एडिक्शन के ऊपर हम करेंगे, ठीक है। एडिक्शन में लाइक ड्रग एडिक्शन के ऊपर हम इंशाल्लाह करेंगे, जिसमें हम लोग विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं, या कैनाबिस इंड्यूस है, कैनाबिस विड्रॉल है, अफ्यूम है, ये सारे डिसऑर्डर हम इसमें करेंगे। और इसमें हमारे पास इसके लिए भी स्पेसिफायर यूज होते हैं। हम लोग इसमें उनका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखते हैं। कन्फ्यूजन हो जाती है जब एक बंदा ड्रग्स ले रहा होता है और जब उसके विड्रॉल के सिम्टम्स होते हैं, जब भी हम डायग्नोसिस कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जब भी हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है तो वो इतनी टॉक्स इतने ज़्यादा वो बोर होता है तो हम उसको बाइपोलर की तरफ लेके चले जाते हैं। बाइपोलर इज़ वन मेजर टाइप ऑफ मूड डिसऑर्डर, ठीक है। तो वो मैं अभी आपको डिस्कस करती हूँ कि बाइपोलर में क्या है। तो हम जब भी हमारे पास कोई ड्रग का पेशेंट आता है तो हम उसको लेके चले जाते हैं बाइपोलर की तरफ या स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ। क्यों? क्योंकि उनके जो सिम्टम्स हो रहे होते हैं वो कोमॉर्बिडिटी की तरफ लेके जा रहे होते हैं। तो हम उनको डिफरेंशिएट किस तरह से करते हैं, कौन से टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं, हम रेपो बिल्डिंग कैसे करते हैं, केस हिस्ट्री लेने का सबसे शॉर्ट तरीका क्या है, हमें कौन से मेजर सिम्टम्स हैं जो हम लोग अगर हमें पता होने चाहिए प्रोफेशनली, तो हम उसकी बेसिस के ऊपर हम डायग्नोसिस कर सकते हैं और फिर देन हम लोग ट्रीटमेंट प्लान बना सकते हैं। मूड डिसऑर्डर में मैंने आपको एक बता दिया था डिप्रेसिव डिसऑर्डर, और वन इज द अनदर टाइप ऑफ मूड डिसऑर्डर इज बाइपोलर, बाइपोलर 1 एंड बाइपोलर 2। आप में से किसी को पता है कि इसको बाइपोलर क्यों कहा जाता है? अगर है तो माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं। एनीवन नो अबाउट बाइपोलर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइपोलर? यस, क्योंकि इसमें दो फेजेस होते हैं, एक डिप्रेशन का फेज होता है और एक मेनिया का फेज होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा अभी सुंदर ने बताया है कि जी बाइपोलर को इसलिए बाइपोलर कहा जाता है बिकॉज दे हैव 2 पोल्स, वन इज मैनिक एपिसोड
हाइपोमैनिक एपिसोड एंड डिप्रेसिव एपिसोड, ठीक है। बाइपोलर 1 में हम लोग देख रहे होते हैं कि जी उसको मैनिक एपिसोड्स आ रही होती हैं, और बाइपोलर 2 में हम लोग देखते हैं उसको मैनिया के साथ साथ डिप्रेसिव एपिसोड्स भी आती हैं। अब मैनिया क्या है? मैनिया एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसमें बंदे की एनर्जी लेवल एक्सट्रीम पे चला जाता है, ठीक है। इतना एक्सट्रीम पे होता है कि इवन में सुसाइडल अटेम्प्ट्स की तरफ वो जाता है, ठीक है, मैनिक एपिसोड्स में। अच्छा जी, रेपिटेटिव बिहेवियर होता है। अब वो हार्मफुल फॉर सेल्फ, अपनी जात के लिए भी वो हार्मफुल होता है और वो दूसरों के लिए भी हार्म काज कर सकता है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे जी डिस्थाइमिया भी पढ़ेंगे, उसके साथ हम लोग ये सारा कवर करेंगे इसके अंदर, बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर, ठीक है। बाइपोलर 1 क्या है, बाइपोलर 2 क्या है, ये भी हम लोग इंशाल्लाह कवर करेंगे। और उसके साथ मैनिक एपिसोड का हम किस तरह से एलिवेटेड मूड होता है, ठीक है। तो ये सारा 1 बाय 1 हम लोग इसमें डिस्कवर करेंगे। जो हमारा मेजर टास्क है वो यही है कि आप लोग किस तरह से डीएसएम को प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं। लाइक सिम्टम्स की बेस के ऊपर हम लोग इसको करते हैं। सबसे पहले जो इसकी मेन चीज़ होती है, हम लोग क्लाइंट हमारे पास जो आते हैं हम उनसे रेपो बिल्डिंग मेन चीज होती है। हम आपका ट्रस्ट क्या है, आपका ट्रस्ट कितना है, आपके क्लाइंट का आपके ऊपर ट्रस्ट कितना डेवलप हुआ है। और कभी भी फर्स्ट सेशन में हम पूरी केस हिस्ट्री ना ले सकते हैं ना क्लाइंट हमें देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल उनसे पूछते हैं, लेकिन आपने क्यूरोसिटी एट द एंड ऑफ सेशन, आपने क्यूरोसिटी ज़रूर छोड़नी होती है कि आपका क्लाइंट आपके पास नेक्स्ट आए। तो आपका फर्स्ट सेशन इतना अफेक्टिव होना चाहिए कि आपका जो है क्लाइंट आपके पास नेक्स्ट आए। तो वो अफेक्टिव किस तरह से बनाया जाता है हम इंशाल्लाह अपनी जो आफ्टर ईद हमारी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी हम उसमें ज़रूर कवर करेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम किस तरह से सिंबल्स यूज करके क्लाइंट की केस हिस्ट्री ले सकते हैं। लाइक जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हम उसकी इंफॉर्मेशन जब लिखना शुरू करते हैं, हम जब भी पेपर की तरफ देख रहे होते हैं तो हमारे क्लाइंट के साथ हमारा आई कांटेक्ट नहीं बन पाता। तो जब आई कांटेक्ट नहीं बन पाता तो हमारे क्लाइंट को यही लगता है कि हम उसे सुन नहीं रहे। हालांकि हम सुन तो रहे होते हैं, लेकिन उससे ये ऐसा लगता है कि ये सुन नहीं रहे। तो सिंबॉलिकली हम किस तरह से केस हिस्ट्री लेंगे, और फिर हमारा आई कांटेक्ट में रहेगा, हम एक्टिव लिसनर रहेंगे, ठीक है। मैं आपको टिप्स बताऊंगी कि नेक्स्ट जो हमारा वेबिनार होगा उसको मस्ट ज्वाइन करना है, कि सुंदर साहब को बताएंगी कि थेरोपेटिक रिलेशनशिप्स को किस तरह से हम बहुत बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। सर मोइन बहुत अच्छा एक उनका प्लेटफॉर्म है कि वो इतने अच्छे वेबिनार कंडक्ट करवाते हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारी अपनी भी लर्निंग होती है और आप लोग की भी लर्निंग होती है, ठीक है। तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा चांस होगा जिसमें आप लोग कोडिंग सिस्टम को समझेंगे, डिसऑर्डर्स को समझेंगे, डिसऑर्डर्स की टाइप को समझेंगे, हम कोड्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं। लाइक अल्फ़ाबेटिकली है तो वो ICD-10 से लिया गया है, ICD-9 से लिया गया है, ठीक है। नंबरिंग की आपने देखा होगा कि उसके अंदर जो उसकी नंबरिंग होती है वो अरेंज्ड नहीं होती। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन से नंबर्स को ICD-10 से लिया गया है और कौन से अल्फ़ाबेट को ICD-9 से लिया गया है, ठीक है। ये भी हम इसमें कवर करेंगे। उसके साथ साइकोटिक डिसऑर्डर को हम सबसे पहले न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स करेंगे, ठीक है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को सबसे पहले हमने जिस तरह से बुक में भी उसको पहले कैटेगराइज किया गया, वो इसलिए उसको मेंशन किया गया क्योंकि एक तो ये नॉर्मली भी अगर हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा हमारे जो बच्चे होते हैं नॉर्मली अगर वो स्कूल्स में हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, तो हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं होता और हम उनको ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी नो हाउ न्यूरो डेवलपमेंटल से डिसऑर्डर्स के साथ होगी, उसके लिए कौन से टेस्ट होते हैं, हम मैनेजमेंट टेक्निक्स भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यूरोटिक डिसऑर्डर, जिसमें हम लोग इंशाल्लाह कवर करेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर, उसकी सब टाइप्स। अच्छा, उसके जो BAI है, बैक एंजाइटी इन्वेंट्री, हैमिल्टन एंजाइटी इन्वेंट्री है, ठीक है, जनरलाइज्ड एंजाइटी स्केल है, सेपरेशन एंजाइटी स्केल है, ये सारा हम करेंगे। HFD इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, या HTP, इन दोनों में से हम एक कवर इसके साथ साथ करेंगे। और जो डिसऑर्डर अच्छा करेंगे, कायनात, मैं कह रहा हूँ पहले इन्हें HTP का थोड़ा सा मतलब कि लाइक पहला जो इन्हें करवाया जाए टेस्ट, मेरा तो माइंड ये है कि HTP करवाया जाए, क्योंकि HTP एक जर्नल है, उसे हर किसी के ऊपर अप्लाई करवा सकते हैं, उसमें नेसेसिटी नहीं है एंग्जाइटी में और डिप्रेशन में हो।
वो आप पर, मुझ पर या किसी पर भी हम लोग अप्लाई करवा सकते हैं। उनका थोड़ा सा इन्हें हाउ नाउ करवाएंगे एचटीपी का, और एचटीपी के बारे में सारी स्कोरिंग वगैरह उसे किस तरह से रिव्यू ठीक है करना सर, है एचटीपी। ठीक है सर। अच्छा, तो HTP हमारे पास बेसिकली प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट वो होते हैं जो पेपर, ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो वो होते हैं जो आपके पास नंबर्स की फॉर्म में आते हैं, जिस तरह से रेटिंग स्केल्स होते हैं, सही है। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट मींस कि हम क्लाइंट से ड्राइंग्स वगैरह करवाते हैं, ठीक है, उनको टी यानी कि कार्ड्स वगैरह दिखाते हैं, वो उसकी बेस के ऊपर वो स्टोरीज वगैरह लिखते हैं, और हम उसके थ्रू हम लोग उसकी एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो HTP बेसिकली प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है, जिसमें हम लोग ये देख रहे होते हैं कि जी हम अपने क्लाइंट को पेपर पेंसिल देते हैं, ठीक है, प्लेन पेपर होता है, पेंसिल रेजर, हम हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम फिर उनको कहते हैं कि जी आपने एक ट्री ड्रॉ करना है, हाउस है, और पर्सन आपने ह्यूमन फिगर ड्रॉ करना है। तो देन हम जो है कि उसकी जो भी इंडिकेटर होते हैं, सही है, तो इंडिकेटर की बेस के ऊपर ये यानी कि अगर उन्होंने फॉर एग्जांपल कोई ड्राई ट्री बनाया तो वो किस चीज़ को शो कर रहा है, उन्होंने अगर हाउस में विंडो बनाई है तो वो किस चीज़ को शो कर रही है, अगर उन्होंने डोर बनाया तो वो किस चीज़ को शो कर रहे हैं। अच्छा, पर्सन में अगर उन्होंने आई बनाई है, लिप्स, जितने भी बॉडी फीचर्स बनाए हैं, तो हर एक के अपने अपने इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। तो वो हम लोग हर जगह नॉर्मल बंदों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल पॉपुलेशन की भी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे पास क्लाइंट आते हैं हम उनके ऊपर भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैं बता रही थी कि जिस तरह से हम 1 बाय 1 डिसऑर्डर पढ़ेंगे, उसके साथ साथ उसका स्केल भी करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम किस तरह से केस हिस्ट्री लेते हैं ये भी हम इंशाल्लाह करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। लाइक हम एंजाइटी के ऊपर काम करें, ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, सोशल एंजाइटी है, फॉर एग्जांपल सोशल एंजाइटी है, उसके ऊपर हमारे पास एक क्लाइंट आया, हमें उन्होंने बताया कि जी ये मुझे बेचैनी होती है, मुझे पाल्पिटेशन है, हार्ट बीट मेरी इंक्रीज हो रही है। तो हम उसको कह देते हैं कि जी ओहो इसको तो एंजाइटी है। बट हमने उससे ये पूछना होता है कि आया कि एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर आपको ये हो रहा होता है, जब आप पब्लिक प्लेस में जाते हैं तब इस तरह से हो रहा होता है, या नॉर्मली आपको होता है, ठीक है। तो उसकी बेस के ऊपर फिर हम सोशल एंजाइटी का स्केल यूज करते हैं। और पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी भी क्लाइंट हमें नहीं अप्लाई करने देते, ठीक है। तो उसके लिए जो रैपर बिल्डिंग है वो हम लोग करेंगे। उसके साथ साथ हम इसके ऊपर फिर इसको हम लोग किस तरह से बिहेवियरल सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन बिहेवियरल टेक्निक है, हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि जो हम लोग ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवा रहे हैं, तो क्लाइंट की जब हिस्ट्री ले रहे हैं कहीं वो एस्थमेटिक पेशेंट तो नहीं है। जब एस्थमेटिक पेशेंट के ऊपर हम कभी भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज नहीं अप्लाई करते, ठीक है। क्यों? वो पहले ही उसको इतना ज़्यादा इशू हो रहा है, हम उससे ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाना स्टार्ट कर दें तो फिर तो वो बंदा काम से चला जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं, ये हम लोग को मद्देनज़र रख के डायग्नोसिस करनी होती है, ट्रीटमेंट प्लान बनाना होता है। आइदर हम लोग फ्लडिंग की टेक्निक है, अगर एक बंदा है वो इतना ही पहले उसका हार्ट कमज़ोर है, वो पहले इतना ही फियरफुल है, हम उसको फ्लडिंग की टेक्निक उसके ऊपर अप्लाई कर दें तो भी वो हमारे पास कभी नहीं आएगा, सही है। तो हम फोबियाज को देखेंगे। फोबिया में जैसा एगोराफोबिया है, ठीक है, हाइड्रोफोबिया है, सोशल फोबिया है। तो हम फोबियाज की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, एंजाइटी और फोबिया क्या होता है हम इस चीज़ को भी देखेंगे, ठीक है। तो अब आपके जो क्वेश्चन हैं आप टाइप भी कर सकते हैं और अपने माइक्स अनम्यूट करके तो पूछ सकते हैं। इसमें आप लोग की फीडबैक हमें मस्ट चाहिए होगी, ठीक है। आप अभी भी फीडबैक दे सकते हैं, आप ग्रुप में भी फीडबैक दे सकते हैं, और आपने साथ मस्ट बताना है कि हमें किस तरह से अपनी क्लासेस को और अच्छा करेंगे। बिकॉज हमारा जो मेन मकसद है, जो सर मोहिन का जो मेन मकसद है वो यही है कि आप लोग की एक बहुत अच्छी लर्निंग हो। लाइक टिपिकली हम सिर्फ रीड ना करें कि आप भी बोर हो जाएं कि ये तो हमने बुक से भी, तो ये तो चीज़ें तो हम बुक से भी पढ़ सकते थे। इस तरह का हमारा बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं है कि हम आपको बुक से रटा रटवाया बता देंगे, बल्कि ये है कि आप प्रैक्टिकली किस तरह से परफॉर्म करेंगे, आपकी प्रेजेंटेशंस होंगी इसके ऊपर, ठीक है। आप लोग की एक्टिव पार्टिसिपेशन मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। आप अगर फॉर एग्जांपल आपको क्लास नहीं ज्वाइन कर सकते,
मैंने बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं आप लोग की, तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। लेकिन जो टास्क दिया जाएगा आपने विद इन 2 डेज उसको परफॉर्म लाइक उसको सबमिट करवाना होगा, ठीक है। और ये हमारे पास सर्टिफाइड कोर्स होगा, आपको इसके सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, ठीक है। आपकी उम्मीद है कि आपकी बहुत अच्छी लर्निंग हो, और ताकि हमारी भी मेहनत ज़ाया ना जाए और आप लोग की मेहनत भी ज़ाया ना जाए, ठीक है। तो अपनी फीडबैक मस्ट दें। अब जिसका जो भी क्वेश्चन है, फीडबैक है, वो ज़रूर शेयर करें। जी, जिसको जो क्वेश्चन है, कोई एडिशन करनी है, कोई मजीद हमें बताना चाहता है इससे रिलेटेड, कोई हमें कुछ कहना चाहता है कि हमें एडिशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या कोई क्वेश्चन है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो पूछने आप लोगों के पास 3 बजे तक का टाइम है। जी हमदा, क्या क्वेश्चन है आपका? जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो माइक अनम्यूट कर लें और क्वेश्चन अपना 1 बाय 1 करते जाएं। मैडम यहाँ पर अवेलेबल है, आप सबका जवाब देंगी जिसका क्वेश्चन है। और किसी ने कुछ एडिशन करवानी है इस कोर्स के अंदर तो वो भी बता दें। सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस। कायनात, मैं पूछ रही थी कि क्या ये मुमकिन हो सकता है कि हर एक डिसऑर्डर के साथ आप कोई केस भी हमारे साथ शेयर करेंगी कोर्स में? अच्छा, पहले तो ये ना कि अगर हम एथिकली देखें तो ये चीज़ नहीं होती कि हम किसी भी क्लाइंट का कोई केस हिस्ट्री शो करें। हाँ, हम टेम्पलेट्स ज़रूर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हम केस हिस्ट्री को लिखते किस तरह से है, ठीक है। तो मैं ये चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन एक प्रॉपर केस हिस्ट्री हम शेयर नहीं कर सकते। वो आपके लिए भी एक लेसन होगा, हम सबके लिए, कि जब भी एक बंदा हमारे पास आता है तो उसका हमारे साथ एक ट्रस्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो वो ट्रस्ट रिलेशनशिप यहाँ पे अगर हम शेयर कर देते हैं तो वो तो फिर ब्रेक करने वाली बात है। लेकिन उससे रिलेटेड अगर फॉर एग्जाम्पल आप बाइपोलर के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड हम टेम्पलेट्स ज़रूर शेयर करेंगे कि आपके पास अगर कोई क्लाइंट आया है तो आप उसको लिख किस तरह से सकते हैं। लाइक जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स होते हैं, बीएस कर रहे होते हैं या जो भी है, तो वो उनको हम लोग रिपोर्ट राइटिंग के हिसाब से हम आपको फिर शेयर कर देंगे, ठीक है। कि कौन सा अगर है तो हमने MMSE सबसे जो बेसिक स्केल है, MMSE मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, वो किस तरह से कब अप्लाई कर सकते हैं। HTP है तो उसको लिख किस तरह से सकते हैं, डिस्क्रिप्शन उसकी क्या है। तो ये चीज़ें मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ में। एक और नई चीज़ है, वो आप लोग के लिए सरप्राइज होगी। आप लोग के लिए आपने मे बी यहाँ पे उस पैटर्न को फॉलो किया जाता है या नहीं, लेकिन वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा नई चीज़ होगी, हेल्पफुल होगी आपकी फर्दर फ्यूचर के लिए, ठीक है। वो मैं आज नहीं बता रही, वो आप लोग के लिए सरप्राइज है। जब हमारी फर्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह आफ्टर ईद, तो वो मैं आप लोग के साथ ज़रूर उस चीज़ को शेयर करूँगी। एनीवन एल्स? जी वालेकुम थैंक यू सलाम। कायनात। आपने ये डिसऑर्डर्स बताए, क्या ये जीएस में से पढ़ाए जाते हैं? ये साइकोलॉजी जी में जो आपने ये डिसऑर्डर्स बताए वो बीएस साइकोलॉजी में पढ़ाए जाते हैं सब? अच्छा, इस तरह से है ना कि पढ़ाए तो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप लाइक डिप्लोमा करें या क्लिनिकल का डिप्लोमा करें, चाइल्ड साइकोलॉजी का डिप्लोमा करें, तो फिर उस हिसाब से ये सिखाए तो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इतना नहीं करवाया जाता, ठीक है। वो आप लोग की जो टीचर्स हैं वो उनके ऊपर बेस करता है कि वो किस तरह से आपको सिखा रहे हैं, चाहे थ्योरेटिकली सिर्फ करवा रहे हैं या प्रैक्टिकली करवा रहे हैं, ठीक है। तो वो हम टेस्टिंग भी पढ़ते हैं, DSM को भी पढ़ते हैं, लेकिन इतना डीपली नहीं पढ़ रहे होते, क्योंकि हमारी वो प्रैक्टिकली हम परफॉर्म नहीं कर रहे होते, थ्योरेटिकली सिर्फ पढ़ रहे होते हैं। तो जब हम किसी क्लिनिकल सेटिंग में बैठते हैं तो हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यू होता है। तो इसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप लोग की लर्निंग बहुत ज़्यादा होगी इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि हम प्रैक्टिकली किस तरह से करेंगे। तो प्रैक्टिकली इस तरह से करेंगे कि आप लोग लाइक आप लोग को कोई ना कोई क्लाइंट, हम लोग जैसे सर के पास क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है। तो जब आप लोग की लर्निंग हो जाएगी, आप लोग को सर्टिफिकेट इस बेस पे ही दिया जाएगा जब आप लोग सर के पास जो भी क्लाइंट आएंगे वो आपको कोई ना कोई क्लाइंट रेफर ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो जब आप
हम देखेंगे कि आपने उनकी एक केस हिस्ट्री लेनी होगी बाकायदा से, ठीक है, आपने रिपोर्ट करनी होगी, देन आप हमें सेंड करेंगे एट द एंड ऑफ द कोर्स। तो उसके बाद हम आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ ये नहीं है कि हम आपको लेक्चर देंगे, आप लेक्चर सुनेंगे, उसके बाद आप कोई असाइनमेंट या कोई टास्क नहीं होगा तो हम आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे, इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ द कोर्स आपका बाकायदा से टेस्ट होगा, ठीक है। आपने कोई भी जो है कि जो आपको दिए जाएंगे, आपको क्लाइंट रेफर किए जाएंगे, आपने उनसे केस हिस्ट्री लेनी होगी, आपने उनका ट्रीटमेंट प्लान बनाना होगा, डायग्नोस करना होगा। देन उसके बाद आप जब सबमिट करवा चुके होंगे तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। मैम क्लास की टाइम क्या होगी? ये ये तो अच्छा, क्लास की टाइम इस तरह से है कि आफ्टर ईद इंशाल्लाह, अब मौसम भी चेंज हो गया है तो फिर हम ये देखेंगे कि लोगों की अवेलेबिलिटी और उनकी इजीनेस क्या है, ठीक है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए फिर हम करेंगे, क्लास की टाइमिंग डिसाइड करेंगे, ठीक है। वो जैसे ही डिसाइड होगी सर मोहिन आपको बता देंगे। हफ्ते में कितनी देर क्लास होगी? जी, हफ्ते में कितने दिन क्लास होगी? 3 माह का कोर्स है। वीक, अच्छा वीक में हम 4 डेज क्लास रखेंगे और 1 डे हम लोग आप लोग का प्रैक्टिकली लाइक जिस तरह से टेस्ट होंगे, BAI है, BDI है, पहले तो 3 दिन हम अपने डिसऑर्डर्स को अच्छे से कवर करेंगे, उसके साथ उसकी etiology देखेंगे। उसके बाद हम फिर जो टेस्ट का नाम तो हम आपको बता देंगे, लेकिन फिर एक दिन हम ऐसा रखेंगे जिसमें हम आपको टेस्ट दिखाएंगे, उसकी स्कोरिंग, फिर जो है हम उसके साथ आपको साथ सुन रही 4 to 5 डेज हम क्लास रखेंगे इंशाल्लाह। 4 to 5? नहीं, मैं कह रही हूँ 4 to 5 डेज हम क्लास रखेंगे, ठीक है। टाइमिंग आपको सर बाद में फिर बता देंगे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ठीक है। टाइमिंग वो ये होगा ना कि टाइमिंग हम लोग देखेंगे किस टाइम लोगों को, स्टूडेंट्स को इजी है, अवेल होते हैं किस टाइम, मतलब कि लाइक मॉर्निंग में अवेल होते हैं, इवनिंग में होते हैं, आफ्टरनून में होते हैं या नाइट में होते हैं, व्हेनेवर जब भी मतलब कि वोटिंग के हिसाब से हम लोग क्लास का टाइम रखेंगे। तो फिर उसी टाइम में हम लोग क्लास लिया करेंगे और उसमें 1 घंटे की क्लास हुआ करेगी और वो गूगल मीटअप के ऊपर ही हुआ करेगी क्लास। और किसी की अगर लेक्चर मिस हो जाता है तो मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया करूँगा, जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप बनेगा DSM का, उसके अंदर मैं शेयर कर दिया करूँगा, जिसका जो लेक्चर मिस हो वो वहाँ से उठा करके अपना लेक्चर सुन सकता है इजीली। जी आगे किसी की कोई क्वेश्चन? अच्छा, एक और चीज मैं ये साथ जरा शेयर करना चाहूँ कि वो ओरल लेक्चर नहीं होगा, ठीक है। उसके साथ बाकायदा हम स्लाइड्स, आप लोग अगर कहते हैं तो हम स्लाइड्स बना देंगे, या उसी टाइम हम साथ साथ आपको DSM-5 का यानी कि एक पेज है तो हम बुक से करवाते रहेंगे, ठीक है। या आपने कहा कि हमें उस डिसऑर्डर के ऊपर इजी वे में हम पूरा डिसऑर्डर्स अगर नहीं पढ़ सकते तो हम उनकी स्लाइड्स के ऊपर हम लोग कर लेंगे, स्लाइड्स बना लेंगे, ठीक है। वो आप लोग की अवेलेबिलिटी तक है, आप लोग फीडबैक, इसलिए मैं कह रही हूँ बार बार कि आप लोग अपनी फीडबैक ज़रूर दें। आपको अगर प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट पे कहा तो हम उस स्लाइड्स बना लेंगे डिसऑर्डर्स की। लाइक अगर आज के फॉर एग्जांपल हम मंडे को अगर हमारी क्लास है, एग्जांपल दे रही हूँ, तो उसके ऊपर हम लोग मेजर डिप्रेसिव के ऊपर काम करें, ठीक है। तो उसकी हम लोग कर सकते हैं, स्लाइड्स में बना दूंगी, उसमें उसके सिम्टम्स, एटियोलॉजी, टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करते हैं, तो वो स्लाइड्स की फॉर्म में कहा तो हम स्लाइड्स बना लेंगे। अगर आपने कहा कि ऑन द स्पॉट अगर आप साथ में बताएं, बुक खोल के बताएं, तो हम उस तरह से कर लेंगे, जो जैसी आप लोग की अवेलेबिलिटी होगी हम आपको वैसा ही करवाएंगे। स्लाइड्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि बाद में भी हम पढ़ सकें। मैंने पहले भी अच्छा DSM का मैडम, कोर्स ये किया हुआ नीचे है। यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स के अंदर जरा क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनका भी जरा ठीक जवाब है, दे दें थोड़ा सा। ठीक है सर। वर्कशॉप वगैरह के भी और कोर्स के भी देते हैं हम स्लाइड्स, उन्हें कहते हैं कि ग्रुप में शेयर करें। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि हम प्रैक्टिकल के ऊपर और टेस्टिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, बिल्कुल यही बात है। प्रैक्टिकली जिस तरह से मैंने अभी आपको कहा है कि हम प्रैक्टिकली ही, हमारा जो मोटिव वो यही है कि आपको प्रैक्टिकली करवाया जाए, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द क्लास आप लोग ज़रूर, मैं ज़रूर आप लोगों से सुनूंगी, ठीक है, कि आज की क्लास में आपने क्या सीखा है, क्या चीज़ समझ आई है, क्या चीज़ नहीं समझ आई, ठीक है। अगर ये टेस्ट चूज़ कर रहे हैं तो इसके कौन से लाइक आ जाते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है कि ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा, माइल्ड में, मॉडरेट में या स्वेयर में, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह हमारा जो है ये इसी पे ही है।
मैम अच्छा, इंटर्नशिप, जी जी मैम आई हैव अ क्वेश्चन। जी। ये पूछना था कि अगर हमारे पास कोई क्लाइंट या पेशेंट आते हैं तो हम रेपो कैसे बिल्डअप कर सकते हैं कि जो हमारे क्लाइंट है वो विदाउट हेजिटेशन वो हमें अपनी सारी हिस्ट्री आसानी से बता सके। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से मैंने कहा है कि सबसे पहले जो हमारा रिलेशनशिप होता है वो हमारे लैंग्वेज के ऊपर जाता है, ठीक है। अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल हिंदको स्पीकर है तो हम वहाँ पे उसके साथ सबसे पहले चले उर्दू में स्टार्ट कर भी रहे हैं, लेकिन हमें उसके लेवल पे जाके काम करना होता है। हमें एक डिस्टेंस तो रखना है, वो डिस्टेंस हमने मेंटेन रखना है कि आई एम अ प्रैक्टिशनर एंड यू आर अ क्लाइंट, ठीक है, वो चीज़ तो रखनी है। लेकिन उसमें हम लोग अपने गैजेट्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सारे अगर मे बी यहाँ पे सॉरी टू से, लेकिन मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल स्टार्ट कर देते हैं, हम उनको सुन नहीं रहे होते हैं, हम लिखने पे ज़्यादा जोर दे रहे होते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्लाइंट आया, सबसे पहले आपने अगर उसने सलाम कर दिया, वेल एंड गुड, नहीं किया तो आप कर दें। बिल्कुल अपने सामने वाली नशिस्त पे उन्हें बिठाएं, सही है, जहाँ पे आपका और आपके क्लाइंट का आई कांटेक्ट मेंटेन हो सके। एक्टिव लिसनर बने, जिस तरह से अगर क्लाइंट आपकी बात तभी सुनेगा जब आप उसकी बात सुनेंगे। आपका आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर, जेस्चर एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप ही सिर्फ उन्हें सुन रहे हैं, ये चीज़ होनी चाहिए। और दूसरी बात, आपको अपने क्लाइंट को कंफर्ट जोन में लाना होता है। अगर वो कहे कि जी मैंने वॉशरूम जाना है, अगर वो आपसे 10 बार भी कहे ना कि मैंने वॉशरूम जाना है, इजी टू गो, आप उसको इजाजत दें कि ठीक है आप जाएं। सबसे बड़ी बात होती है आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर सब्र है, आप उसको एक्टिवली सुन रहे हैं। अगर वो कहे कि जी मैंने दोनों पाँव ऊपर करके बैठने हैं, ठीक है, आप उसको चांस दें, वैसे ही उसको इजी रखें। उसने काउच के ऊपर लेट के केस हिस्ट्री देनी है, वेल एंड गुड। जब आप उसको इजी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं तो वो एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप डेवलप होना स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आप उसकी केस हिस्ट्री जब भी लेते हैं तो आप उसको फोर्स नहीं करेंगे कि अच्छा फिर, अच्छा तो ये भी था, ये भी था, इस तरह कभी नहीं होता। आपका क्लाइंट खामोश है, आपने खामोश रहना है। आप 5 मिनट तक इंतज़ार करें, अगर वो नहीं बोल रहा देन आप स्टार्ट करें। अच्छा तो आपने मुझे पहले ये बताया था कि आपके साथ ये मसला हुआ है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ था। इतनी सी बात आपने करनी है, लेकिन पहले अपने क्लाइंट का इंतज़ार करना है। तो ये जो छोटी छोटी टिप्स होती हैं ये हमारे एक हेल्थी रिलेशनशिप, हमारा क्लाइंट के साथ हेल्थी रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, ठीक है। जी मैडम, अच्छा, मजीद भी क्वेश्चंस आ रहे हैं नीचे, ये जरा क्वेश्चंस देख लें यहाँ पे कमेंट्स में। टाइम भी ठीक है। होने वाला है, और 3 मिनट है। इन शॉर्ट इन्हें जरा थोड़ा थोड़ा सा अच्छा, बता ये एक और जोया ताहिर का मैसेज आया कि जी आपका स्लाइड्स बिल्कुल, हमने पहले कहा है कि जो काम आपको इजी लगेगा, जो तरीका आपको इजी लगेगा हम उसी को ही लेके चलेंगे। हम जिस डे पे जिस डिसऑर्डर के ऊपर बात करेंगे आपको सर फ्लायर सेंड कर देंगे ग्रुप के अंदर कि आज हमने इस डिसऑर्डर के ऊपर बात करनी है, उसकी हम लोग एटियोलॉजी पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट प्लान्स पढ़ेंगे, टूल्स एंड टेक्निक्स पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकायदा वो हम लोग उसकी स्लाइड्स में बना दूंगी, कोई इशू नहीं है, हम स्लाइड्स के ज़रिए कर देंगे। स्लाइड्स में मैं उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन रखूंगी, उसके सिम्टम्स रखूंगी, उसके स्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड रखूंगी, ठीक है, उसके स्वेरिटी लेवल के ऊपर, टाइम ड्यूरेशन के ऊपर, उसके ट्रीटमेंट प्लान्स पे, उसकी टेक्निक्स के ऊपर, और जो भी हम टूल्स यूज़ करेंगे उसके साथ इंशाल्लाह हम उसी को ही कवर करेंगे। अगर एक क्लास में एक डिसऑर्डर अच्छे से कवर नहीं होता तो हम नेक्स्ट डे हाफ एक दिन कर लेंगे, हाफ दूसरे दिन कर लेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग की बहुत अच्छी लर्निंग हो। जो हमारा मोटिव है हम भी उसे अचीव कर सकें, और जहाँ पे आप अपना टाइम देंगे हम लोगों को, आप अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, उतनी अच्छी लर्निंग होगी इंशाल्लाह। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो 2 मिनट्स हैं हमारे पास, आप पूछ सकते हैं। जी, ये और 3 मंथ का कोर्स होगा जो ड्यूरेशन वाला क्वेश्चन आया है ना अपना अरोसा का, तो ये जो है 3 मंथ का कोर्स होगा। जी, टाइम ड्यूरेशन, इसकी टाइमिंग, ठीक है, वो भी हम आपको बता देंगे। कितने मंथ्स का कोर्स होगा हम वो भी
बता देंगे। उसके साथ इंशाल्लाह फिर आप लोग का इंटरेस्ट रहा तो हम फिर इसके बाद एक स्पेसिफिक हम कोर्स स्टार्ट करवाएंगे, वो होगा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ठीक है। तो हम उसके ऊपर भी काम करेंगे। और एट द एंड आप लोग सर मोहीन जो भी वेबिनार कंडक्ट करवाते हैं, मैं उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें भी मिला है और आप लोग को भी मिला है कि आप लोग की लर्निंग हो रही है और एज वेल एज हम लोग की अपनी लर्निंग हो रही है। थैंक यू सो मच सर। और इसके साथ साथ आप उनको ज़रूर ज्वाइन किया करें, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारी लर्निंग के लिए, ठीक है। जी, और रही क्लास की बात तो इंशाल्लाह मैडम भी साथ होंगी और मैं भी साथ, हम दोनों साथ हुआ करेंगे। जहाँ से मैडम थोड़ा सा मतलब, क्योंकि हम लोग इंसान ही है ना, गलती के पुतले, मैडम भी कहीं कंफ्यूज हो सकती है, मैं भी कहीं कंफ्यूज हो सकता हूँ, तो हम लोग एक दूसरे के बैकअप के लिए रहेंगे। जहाँ पे हमें लगा कि यहाँ पे उस मैडम की ज़रूरत है, वहाँ मैडम बताएंगी। और जहाँ पे हाँ हाँ